हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग इस क्लास में समझते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। कहने का मतलब है गतिमान आवेश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं और हमको चुंबकीय क्षेत्र समझने से पहले चुंबक के बारे में समझना है। तो देखिए चुंबक होती क्या है। यदि बात करें चुंबक की तो देखो सब लोग जानते होंगे आप लोग कि चुंबक क्या होती है। वह पदार्थ है जो कि लौह चुंबकीय पदार्थों को, या बात कर सकते हैं लोहे की वस्तुओं को, तो लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। अब देखो चुंबक क्या है कि प्रकृति में स्वतंत्रता पूर्वक भी प्राप्त होती है और हम चुंबक को प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। इस कारण से चुंबक दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति से हमको प्राप्त होती है, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरी हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी एक निश्चित आकृति में ढाल देते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक। अगर बात करें प्राकृतिक चुंबक की तो यह किससे प्राप्त होता है, तो यह मैग्नेटाइट, एक लोहे का ही अयस्क होता है, उससे चुंबक हमको प्राकृतिक प्राप्त होती है। मानव निर्मित की बात करें तो मानव निर्मित में अभी बोला ही कि हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग आकृतियों में निरूपित कर देते हैं। तो एक आकृति आपके सामने बनाई गई है जो कि दंड चुंबक है। इसमें क्या है, ये जो आकृति है दंडाकार है। दूसरा एक और होती है चुंबक जिसको हम लोग नाल चुंबक भी बोलते हैं या अवतलाकार चुंबक भी बोलते हैं। तो नाल चुंबक की यदि बात करते हैं तो नाल चुंबक कैसी होती है, तो ये घोड़े के नाल के आकार की, कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से बनी होती है, इसको हम लोग नाल चुंबक बोलते हैं। अब चुंबक की बात करें तो देखो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। कहने का मतलब है चुंबक में दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव डिसाइड कैसे होते हैं, तो देखो हमारी पृथ्वी पर स्वयं चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, या कहा जाए पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। यदि हम किसी चुंबक को लें और स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर लटका दें तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। कहने का मतलब यदि हम मान लें कि यह पृथ्वी है और इस पर स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस कारण से जो चुंबक है वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। अब ये मान लिया यदि कोई चुंबक है जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरी है, तो इसलिए इस चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव हो जाता है और यह दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। अब क्योंकि हमको यह समझना है कि चुंबक में दो ध्रुव है, जिस प्रकार से हम लोगों ने आवेशों में पढ़ा था दो प्रकार के आवेश, सेम ऐसे ही चुंबक में जो दो ध्रुव हैं वह सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है अगर उत्तरी ध्रुव के समीप उत्तरी ध्रुव को लाया गया तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये सजातीय हो गए। लेकिन यदि उत्तरी ध्रुव के समीप दक्षिणी ध्रुव को लाया गया तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यदि हम चुंबक मान लें, यदि यह चुंबक है, इसका ये नॉर्थ है और इसका ये साउथ है, और हमने कहा नॉर्थ के समीप में नॉर्थ ले आए तो ये प्रतिकर्षित करेगा, इसको घुमाकर साउथ की ओर कर देगा, और जैसे ये साउथ आएगा नॉर्थ की ओर तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कहने का मतलब है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन उत्तरी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब यहां पर हमने यदि किसी चुंबक को लिया और स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर में चला गया, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण में चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि यदि उत्तरी ध्रुव उत्तर में है तो पृथ्वी का उत्तर तो इस तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी का अगर उत्तर होगा तो वो प्रतिकर्षित करके इसको दूसरी तरफ ले जाएगा। तो इसका मतलब है पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण में होता है, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव है वह इसका कहां होता है, नॉर्थ में होता है। तो कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर वाली जो चुंबक है, यदि हम पृथ्वी के अंदर ये चुंबक मान लें तो पृथ्वी के अंदर की जो चुंबक है उसका साउथ यहां और नॉर्थ हमारा कहां होता है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे।
इस कारण से जब भी पृथ्वी पर आप किसी भी चुंबक को लटकाते हो तो साउथ वाला ध्रुव उत्तर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और नॉर्थ वाला ध्रुव दक्षिण को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण से जो चुंबक है वह स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। अब बात करते हैं देखो चुंबक के कुछ गुणों के बारे में। तो पहला गुण तो आपको यह समझ में आया होगा कि जैसे हमने बोला कि यह उत्तर की ओर ठहरती है और दक्षिण की ओर। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट गुण होता है कि यदि हम किसी चुंबक को तोड़ दें, कहने का मतलब है हम इसको दो भागों में विभाजित कर दें, तो चुंबक में स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी एक ध्रुव नहीं पाया जाता है। क्या कह रहे हैं हम कि हमने बोला कि यदि कोई चुंबक है और हमने कहा ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अगर हम इसको आधे भाग से तोड़ दें तो ऐसा नहीं होता कि अब ये नॉर्थ अलग हो गया और साउथ अलग हो गया। नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव सदैव किसी भी चुंबक में होते हैं। यदि आप किसी चुंबक को तोड़ दो और उसको आधा कर दो, तब भी इस चुंबक में यह ध्रुव अगर उत्तरी है तो तुरंत ही यह ध्रुव दक्षिणी हो जाता है। अगर आपने इसका और छोटा भाग कर दिया, तब भी यहां पर ये जो छोटा भाग है इस पर दो ध्रुव तुरंत ही उत्पन्न हो जाएंगे। अगर यह नॉर्थ है तो दूसरा तुरंत ही साउथ हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि किसी भी चुंबक में स्वतंत्रता पूर्वक एक ध्रुव नहीं होता, सदैव दो ध्रुव होते हैं। उसके आप कितने भी छोटे से छोटा खंड कर दीजिए, तो चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं। अब बात करते हैं देखो चुंबक के बाद यहां पर इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यदि हम कोई चुंबक ले लें, मान लेते हैं यह कोई चुंबक है और इस चुंबक के समीप कोई अन्य चुंबक ले आए, तो देखो ये चुंबक इस चुंबक को एक निश्चित एरिया तक ही आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगी। कहने का मतलब है कि यह जो चुंबक है, नॉर्थ और साउथ इसके भी है, नॉर्थ और साउथ इसके भी हैं, तो ये चुंबक इस चुंबक को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एक निश्चित दूरी तक ही लगाएगा। यदि यह चुंबक समीप लाए तो हो सकता है आकर्षित प्रतिकर्षित करे, लेकिन दूर ले जाते जाएंगे तो यह क्या होगा, एक समय के पश्चात आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करना बंद कर देगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम मान ले यह चुंबक एक है और ये दूसरी चुंबक है, इसको हम समीप ला रहे तो एक निश्चित एरिया में ये आकर्षित कर रहा है, लेकिन जैसे हम दूर ले गए तो ये आकर्षण बंद कर दे रहा है। तो अर्थात ये चुंबक जो है यह एक निश्चित एरिया तक अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है और उसी एरिया को, उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य चुंबक लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वह क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या फिर हम इसको एक और रूप से बदल सकते हैं या एक और रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई कंपास सुई है और कंपास सुई की खासियत होती है कि वह भी सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, क्योंकि उस पर भी एक चुंबक की सुई लगाई जाती है। अब यह घूमने के लिए अगर स्वतंत्र है तो यह सदैव उत्तर और दक्षिण में ठहरती, लेकिन अगर इसको किसी अन्य चुंबक के समीप लाएंगे तो यह विक्षेपित होगी। तो इससे भी हम परिभाषा दे सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। क्या परिभाषा दे सकते हैं? देखो कि यदि किसी कंपास सुई को किसी चुंबक के समीप लाएं तो यह आकर्षित होकर या प्रतिकर्षित होकर किसी एक निश्चित दिशा में घूम जाती है, तो वह एरिया जहां पर यह आकर्षित या प्रतिकर्षित होकर एक निश्चित दिशा में घूमती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र के बाद बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में जानते हैं। बल रेखाएं, देखो चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर चित्र में देख भी रहे हो। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं।
कहने का मतलब है कि यदि हम बात करें चुंबकीय बल रेखाओं की, तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, क्योंकि ये वास्तव में हमको चुंबक के चारों ओर नहीं दिखती। लेकिन यदि आप किसी कंपास सुई को लाओगे तो यह कंपास सुई एक निश्चित दिशा में घूमती हुई नजर आती है, और ये जो कंपास सुई किसी निश्चित दिशा में घूमती है, उनको यदि बिंदुओं को मिलाएं तो हमको एक रेखा मिलती है, और इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखा। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत का अर्थ है लगातार प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताना। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि इस चुंबकीय बल रेखा में यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है। अब किसी बिंदु पर यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करनी है तो उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, और स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? देखो बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब इनके गुण क्या होते हैं, क्वालिटीज क्या होती हैं? तो देखो, पहली क्वालिटी है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबक के बाहर, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती, इसके बाद चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से चलकर उत्तरी ध्रुव की ओर आती। सेम इसी प्रकार से अगली बल रेखा भी इसी प्रकार से जाएगी। कहने का मतलब है ये एक बंद वक्र बनाती है, एक बंद वक्र बन रहा है, ना इसका कोई प्रारंभिक बिंदु है और ना ही कोई अंतिम बिंदु है, क्योंकि ये वक्र बना दिया। यहां पर ये चुंबक है, अब चुंबक के नॉर्थ और साउथ से बाहर नॉर्थ से चलकर साउथ में गए, लेकिन अंदर बात करें तो साउथ से नॉर्थ की ओर। तो यहां पर इस चुंबकीय बल रेखा का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई लास्ट पॉइंट है। यहां पर ये बाहर चुंबक के नॉर्थ से साउथ में जा रही और चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ में जाती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकेंड पॉइंट में ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ये काट गई, मान लेते हैं हम यहां पर बना लेते हैं कि हमने कहा ये बल रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही, तो इस बिंदु पर हमको देखोगे तो दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी, एक ये स्पर्श रेखा प्राप्त हो रही और दूसरी यह स्पर्श रेखा प्राप्त हो रही। इसका मतलब है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त हो रही। ऐसा तो असंभव है, क्योंकि अगर हम कंपास सुई रखेंगे तो या तो इस दिशा में घूमेगी या तो इस दिशा में घूमेगी, दो दिशाओं में नहीं घूम सकती। तो अर्थात केवल चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा होगी एक बिंदु पर, इसलिए ऐसा होना असंभव है। तो क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि काटेंगी तो दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी, और दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी इस कारण से उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, जो कि हो नहीं सकता। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखो तीसरा पॉइंट क्या है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखो यहां पर हमने चुंबकीय बल रेखाएं बनाई हैं, आप देखोगे तो ध्रुव के समीप चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम ध्रुव से दूर जाएं तो ध्रुव से दूर जाने पर आप देख पा रहे होगे चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं, दूर दूर है। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती हैं उस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं उस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। अर्थात यहां पर अगर आप देखोगे तो ध्रुवों के समीप चुंबकीय बल रेखाएं अधिक हैं, तो ध्रुवों के समीप जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र वह प्रबल होता है। लेकिन जैसे हम ध्रुवों से दूर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता जाता है। तो आपको यह समझना है कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दुर्बल या कहा जाए दूर दूर, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी दुर्बल होता है।
इसके बाद ओस्ट्रेट का प्रयोग आता है। तो देखो ओस्ट्रेट ने किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में प्रयोग किया। इस प्रयोग को हम लोग प्रैक्टिकल से अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहां पर हम लोग ओस्ट्रेट के प्रयोग को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट आते हैं बायो-सेवर्ट के नियम में। तो देखो बायो-सेवर्ट ने किसी भी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया कि किसी धारावाही चालक में यदि वैद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो देखो ओस्ट्रेट ने बताया कि किसी धारावाही चालक में यदि हम वैद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल से ही समझेंगे क्योंकि इन्होंने भी प्रयोग किया था, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल में अलग से वीडियो में समझेंगे। लेकिन हम लोग आते हैं यहां पर अगली हेडिंग पर। जो अगली हेडिंग है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम। अब देखो बायो-सेवर्ट के नियम की बात करते हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? तो किसी भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट ने बताई। तो यदि हम मान लें कि ये कोई धारावाही चालक है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आई हो रहा है, अब इससे r दूरी पर हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P है और यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। तो देखो बायो-सेवर्ट ने जब प्रयोग किया तो बायो-सेवर्ट ने जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया वह बताया लघु अवयव के कारण। अब लघु अवयव क्या होता है? तो लघु अवयव होता है किसी भी धारावाही चालक का एक सूक्ष्म खंड। अगर हम इस सूक्ष्म खंड की लंबाई डेल्टा L मान लें तो इन्होंने प्रयोग करके बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। इसके बाद दूसरी नंबर में अगर आए तो यहां पर ये जो धारावाही चालक का लघु अवयव है डेल्टा L, चुंबकीय क्षेत्र इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद अगर बात करें थर्ड नंबर में तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो कोण बनता है डेल्टा L और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य, इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा। इसके बाद यदि बात करें फोर्थ नंबर में तो देखो यहां पर डेल्टा L से आप कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो देखो बायो-सेवर्ट ने प्रयोग करके 4 निष्कर्ष निकाले और इन चारों निष्कर्षों को अगर हम समझें तो किसी धारावाही चालक पर यदि हम विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होगा। विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी उतना ही अधिक होगा। इसके बाद लघु अवयव या आप बोल सकते हो सूक्ष्म खंड। यदि सूक्ष्म खंड का जो मान है वो अधिक है, लंबाई चालक की अधिक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अधिक होगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान लघु अवयव के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद बात करें तो जो ये कोण है डेल्टा L और यहां पर जो डेल्टा L से बिंदु P तक की दूरी है इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण की ज्या का मतलब साइन से है, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद यदि बात करें लास्ट पॉइंट की तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है लघु अवयव से उस बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के। कहने का अर्थ है dB व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। अब यदि हम इन चारों को एक साथ लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं dB अनुक्रमानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन में r²। अब यदि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो सदैव एक नियतांक आता है। तो नियतांक क्या होता है यहां पर देखो, तो नियतांक होता है μ0 अपॉन में 4 पाई इंटू में I डेल्टा L साइन थीटा, यहां पर इसको मिटा लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में r²। और यह मान होता है किसी भी लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू है।
कितना, dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां बात करें अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, तो देखो यह नियतांक है और इसका मान कितना होता है, तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वह होती है 10 की घाते -7। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में देखो 4 पाई तो हमको मालूम है क्या होता है, लेकिन अगर बात करें म्यू नॉट की तो म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, तो म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। अब अगर म्यू नॉट की वैल्यू की बात करें तो देखो जो बटे में 4 पाई इस तरफ चला जाएगा, तो 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब यहां पर देखो हम लोग समझते हैं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के मध्य, हम लोगों ने देखो एप्सिलॉन नॉट पहले विद्युत धारा में पढ़ा हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता और इसका मान था 8.85 गुणे 10 की घाते -12। और यहां पर बात करते हैं म्यू नॉट की तो इसका मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो इन दोनों के मध्य संबंध क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो अब हम लोग यहां पर समझते हैं म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध, अच्छा अब बात करते हैं, देखो अभी हमने पढ़ा ही कि म्यू नॉट का जो मान है वह है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब यदि हम म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान रखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान हो जाएगा बराबर में, यहां लिख लेते हैं 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तथा बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान की, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान था 9 गुणे 10 की घाते 9, हम लोगों ने यह पढ़ा हुआ है, और मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इन दोनों के बारे में हमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर हम लोग यहां पर म्यू नॉट बटे में इसको कर देते हैं, यानी कि हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और समीकरण नंबर 2 बटे में समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अगर समीकरण नंबर 2 की बात करें तो समीकरण नंबर 2 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 1 की बात करें तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण नंबर 2 में लिखा है 10 की घाते -7, समीकरण नंबर 1 में लिखा है 9 गुणे 10 की घाते 9। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको हम लोग अगर 10 की घाते -7 को नीचे ले जाएं तो 10 की घाते -7 को नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 7 16। अब देखो 9 7 16 ये जो लिखा है, अगर हम इसको और सही से लिखें तो लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 गुणे 10 की घाते 8 का होल स्क्वायर। क्या बताया कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 1/9 इंटू 10⁻16। अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। अब यह म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान है और ये वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी हुई है प्रकाश में। तो आपको पढ़ाया जाता है कि जो प्रकाश की चाल है वह होती है 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि यह वैल्यू जो है वह प्रकाश की चाल की वैल्यू है निर्वात में, तो इसकी जगह हम प्रकाश की चाल c रख सकते हैं, तो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर। अब यदि हम c की बात करें तो यहां पर वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल लेंगे तो आएगा अंडर में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c। तो c बराबर
C बराबर हो जाएगा 1/√μ0 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। C क्या है देखो, तो C है निर्वात में प्रकाश की चाल, और μ0 क्या है, निर्वात में चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता। तो इनके गुणनखंडों या इनके गुणन का वर्गमूल का व्युत्क्रम 3 × 10⁸ के बराबर होता है। एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं। देखो हमने क्या बताया कि μ0 के लिए μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷। अगर बात करते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट के मान की, तो यह होता है 9 × 10⁹। अगर दोनों में संबंध स्थापित करना है तो हम समीकरण नंबर, इसको हम सेकेंड मानते हैं और इसको हम फर्स्ट मानते हैं, तो सेकेंड अपॉन में फर्स्ट कर लेते हैं। जब सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पर μ0/4π है और यहाँ पर 1/4π एप्सिलॉन नॉट है। इसका मान 10⁻⁷ है और इसका मान 9 × 10⁹ है। यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल हुआ था, तो μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 × 10⁻16 है। अब देखो अगर हम इसको सही से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और 3 × 10⁸ यह प्रकाश की निर्वात में चाल होती है, इसको हमने c² लिख दिया। अब c बराबर कितना आएगा, 1/√μ0 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है वह बराबर होती है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर हम लोगों का चुंबक का इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब हम लोग अगली जो क्लास है उसमें जो बायो-सेवर्ट का नियम है उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे एवं एम्पियर का परपथी नियम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।